बच्चों, फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड में जो प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक वाला पेपर है, उसके अंदर अपन मनु के सप्तांग सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य के सिद्धांत और राज्य के 7 प्रमुख अंग जिनको वो प्रकृति कहते हैं, उनकी चर्चा कर रहे थे। और उसके बारे में जो 7 अंग हैं, उनकी कार्य, उनके एक प्रकार से महत्व के बारे में भी आपने जाना। अब इसके बाद जो मुख्य बात आती है वो है राज्य के प्रमुख कार्य या राज्य का कार्य क्षेत्र। देखिए, राज्य किस लिए अस्तित्व में आया, इसके ऊपर लगभग प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के सभी विद्वानों ने, राजनीति वैज्ञानिकों ने प्रकाश डाला है। चाहे वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो या शुक्र का नीतिसार हो, इसमें भी राज्य के कर्तव्यों का, राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। और इसलिए जो है वो मनुस्मृति में भी ये कार्य किया गया है। यद्यपि मनुस्मृति में जो राज्य के कार्य क्षेत्र का वर्णन है वो कहीं अधिक व्यापक है। जहाँ पर अपन देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तो उसमें शासक के दायित्व, शासक के कर्तव्यों की विस्तार से ज्यादा चर्चा की गई है। लेकिन मनुस्मृति में राज्य के कर्तव्यों का और राज्य के कार्य, राज्य के कार्य क्षेत्र का वर्णन है। अब एक एक करके अपन देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कार्य हैं क्या। सबसे पहले वो है प्रजा, अर्थात उसको सामान्य राजनीतिक शब्द में देखें तो जनता की सुरक्षा, प्रजा की रक्षा या जनता की सुरक्षा। अब ये जो है, ये राज्य का एक प्रमुख कार्य है। हम अगर बच्चों फर्स्ट ईयर में अपन राज्य के बारे में पढ़ेंगे और राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, जो 5वीं इकाई में है, उसके ऊपर जब मैं बताऊंगा तो स्पष्ट होगा कि राज्य का अस्तित्व क्यों हुआ। इसके लिए जो संविदा का सिद्धांत है, सामाजिक संविदा का, उसमें कहा गया है कि मनुष्य के जीवन की रक्षा के लिए ही मनुष्यों ने, वो जो जीवन की रक्षा का काम था, वो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था राज्य की स्थापना के लिए। तो मनुष्य का जीवन की रक्षा, यानी कि प्रजा के जीवन की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। और मनुस्मृति में कहा भी क्या है कि उस समय जब चारों ओर एक अराजकता का वातावरण था, जब मत्स्य न्याय चल रहा था, मत्स्य न्याय मतलब जंगल का कानून, है ना, सामान्य शब्दों में। तो इसलिए इस स्थिति से निपटने के लिए, इस स्थिति से बाहर आने के लिए ब्रह्मा ने राज्य की रचना की, राज्य की स्थापना की। और इस राज्य की रचना ही प्रजा की रक्षा के लिए हुई थी, उस मत्स्य न्याय से निकलने के लिए हुई थी। और इसलिए राज्य तथा राजा के अस्तित्व का जो सर्व प्रमुख उद्देश्य है वो है प्रजा की रक्षा करना। मनु कहता है कि राज्य के द्वारा अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों से प्रजा की रक्षा करनी ही होगी, और राज्य द्वारा यह कार्य दंड शक्ति के प्रयोग के आधार पर किया जा सकता है। इसलिए शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों के प्रति उचित व्यवहार करे, यह सुनिश्चित करना भी, और इसके दंड की व्यवस्था करना भी राज्य का कार्य है। और इसमें हम थोड़ा सा इसमें स्पष्ट रूप से एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य की झलक भी देख सकते हैं। मनु का यह भी मत है कि दंड के माध्यम से शक्तिशाली व्यक्तियों को अत्याचार करने से रोका जा सकता है। और आधुनिक काल में जो रूल ऑफ लॉ है, जो कानून का शासन है, विधि का शासन है, वो यही कहता है ना, कि राज्य दंड के माध्यम से कानून लागू करेगा ताकि सभी एक समान रहे, है ना। इसलिए मनु राजा को ये परामर्श देता है, युद्ध की स्थिति को अनिवार्य होने पर ही अपनाया जाए तथा युद्ध को अपनाना जरूरी हो जाए तो युद्ध की समस्त रीति नीति ऐसी होनी चाहिए कि प्रजा को उसमें न्यूनतम हानि हो, यानी न्यूनतम आर्थिक या जान माल की न्यूनतम हानि हो। इसलिए प्रजा की रक्षा करना हर तरीके से राज्य का एक प्रमुख कार्य है, राजा का एक प्रमुख दायित्व है, कर्तव्य है। दूसरा, जन कल्याण यानी जनहित की रक्षा, लोक कल्याण स्थापित करना और जन कल्याण, जनहित की रक्षा करना। अब प्रजा की रक्षा तो है, लेकिन प्रजा के कल्याण की, सभी वर्ग के प्रजा के कल्याण के लिए राजा तत्पर रहेगा, राज्य प्रयास करेगा, और तभी वह प्रजा से कर और उनसे जो लॉयल्टी यानी आज्ञाकारिता प्राप्त कर सकता है, उसका अधिकारी होगा। और मनु कहता है कि राजा का दायित्व है कि राजा के लिए, प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि में सहायक हो, उनको वो मदद करे इसमें। और इसलिए ये जो धारणा है, ये इतनी व्यापक है, ये जो
पुरुषार्थों का एक की प्रकृति है, इसमें संपूर्ण मानव जीवन का आयाम इसमें आ जाता है, इसमें शामिल है। इसलिए मनु ने अपने शासक या राजा को परामर्श दिया कि वो समय समय पर प्रजा की दुख सुख की जानकारी प्राप्त करे और इस बात की को सुनिश्चित करे कि किसी भी प्रकार की आवश्यकता की वस्तुएं प्रजाजन को यानी जनता को निरंतर प्राप्त होती रहे। और वो उस इस इसमें इसलिए राज्य और राजा का एक प्रमुख कार्य दान देना भी है। खासकर विशेष रूप से वो कुछ वर्गों को वो दान देने के लिए, खासकर अध्यात्म का जो काम करते हैं उनको, ऐसे वर्गों को दान देने के लिए का भी दायित्व राज्य का है। और इसमें ये नहीं है कि ना सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के लिए नहीं, बल्कि समाज के समस्त असमर्थ असहाय व्यक्तियों को, स्त्रियों को भी जो है वो राज्य है उसकी देखभाल करेगा। ये स्पष्ट रूप से आज के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। इसलिए मनु ने राजा से धर्म पूर्वक प्रजा का, धर्म पूर्वक मतलब ध्यान रहे, धर्म का मतलब कर्तव्य है, कर्तव्य पूर्वक प्रजा का निरंतर पालन करने की अपेक्षा की है उनसे। और वो मनुस्मृति में ये कहा भी क्या है कि प्रजा के सर्वमुखी कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राजा के द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। तीसरा जो राज्य का कार्य है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह। राजा और राज्य अपने संपूर्ण दायित्व को पूरा करे, इसके लिए राज्य का एक प्रशासनिक ढांचा भी होता है जो कि अनिवार्य भी है। बिना प्रशासनिक ढांचे के संभवतः है अपने सभी नियम कानून या फिर नीतियों को लागू करना किसी भी शासन के लिए संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए राज्य और राजा ये जो दायित्व है, प्रशासनिक ढांचा सुचारू रूप से चले, सुव्यवस्थित रूप से चले, कुशलता पूर्वक चले, इसको भी वो सुनिश्चित करेगा। और राज्य इसलिए इस हेतु उपयुक्त और योग्य अधिकारी कर्मचारी वर्ग को भी नियुक्त करेगा। और इस प्रशासन की कार्रवाई ठीक हो रही है नहीं हो रही है, ये जो अधिकारी कर्मचारी हैं ये अनुचित या भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं, इसलिए राज्य को एक गुप्तचर व्यवस्था भी, आंतरिक गुप्तचर व्यवस्था रखने की सलाह भी मनुस्मृति में दी गई है। तो ये राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था चले। आज हम देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य की सुव्यवस्था, सुशासन की स्थापना हेतु कई सारे कदमों की चर्चा होती है। लोकपाल है, लोकायुक्त है ना, ऑम्बुड्समैन जिसको कहते हैं, है ना, भ्रष्टाचार ना हो सार्वजनिक जीवन में, इन सब के लिए तो वो सारे के सारे तत्व, वो सारे के सारे भाव मनुस्मृति में अंतर्निहित थे जब राज्य का दायित्व निर्धारित किया गया कि प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह अच्छे से होगा। फिर इसके बाद एक राज्य का कार्य है वो है अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण। देखिए, राज्य का तो एक काम है कि प्रजा की रक्षा करे और एक है कि लोक कल्याण या जन कल्याण, जनहित की रक्षा करे। इस हेतु राज्य को निरंतर आर्थिक गतिविधियों का नियमन और संचालन करना होगा। इसलिए राज्य का ये कार्य है, मनुस्मृति के अनुसार महत्वपूर्ण कार्य है कि राज्य की जनता यानी प्रजा की भौतिक और आर्थिक समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। चाहे वो आर्थिक गतिविधि कृषि हो, उत्पादन हो, व्यापार हो, उद्योग हो, इन सब के लिए राज्य को निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। इसलिए राज्य वणिकों यानी व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा। और वह जो आम जनता के प्रति किसी प्रकार का अपराध व्यापारियों के द्वारा संभावित हो, उसको भी चेक करेगा। जैसे नाप तोल की खास तौर पे बात की गई है, नाप तोल बिल्कुल फेयर हो, सही हो, है ना, मिलावट न हो। इससे जो है ना, इन सब चीजों के बारे में भी मनुस्मृति में राज्य के दायित्वों की चर्चा की गई है। फिर एक प्रमुख कार्य है वो है सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वहन। अब मनुस्मृति राजनीतिक आर्थिक ग्रंथ के साथ साथ बड़ा सामाजिक ग्रंथ भी है। जो सामाजिक व्यवस्था है वो विघटित नहीं हो, वो ठीक से चले, इस बात को भी सुनिश्चित करना राज्य का कार्य है। और इसलिए जो समाज का वर्ण विभाजन था, वर्णाश्रम व्यवस्था थी, जो उस समय की राजा की या उस समय सामाजिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए निर्धारित की गई थी। तो राज्य से ये अपेक्षा की गई थी कि सभी वर्ण के सदस्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। और इसलिए दंड की भी व्यवस्था की गई थी। इसलिए जो 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था है, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, वो सभी इसका
पालन करें, अपने कर्तव्य के अनुसार इसका पालन करें, इस बात को भी सुनिश्चित करना राज्य का कार्य है। एक और प्रमुख कार्य है, वो है न्याय की व्यवस्था। अब कोई भी राज्य स्थायी तभी हो सकता है जब उसमें निष्पक्ष रूप से न्याय की व्यवस्था हो और प्रजा में, जनता में राज्य और न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास हो, है ना। तो जो मनुस्मृति में ये स्पष्ट है कि राज्य विहीन अवस्था में जो मत्स्य न्याय की व्यवस्था थी, जो एक स्थिति थी, उसके स्थान पर नीति और धर्म, नीति, नैतिकता और धर्म पर आधारित न्याय को स्थापित करना राज्य और राजा का परम कर्तव्य होगा। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और राज्य के द्वारा राज्य के सभी नागरिकों के किसी भी प्रकार के परस्पर विवादों का निर्णय भी निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। राज्य और संबंधित अधिकारियों को न्याय प्रदान करने में भावना अथवा दुर्भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। और इसलिए मनु का यह भी निर्देश है राज्य को, राजा को, कि राज्य के द्वारा रिश्वतखोरों हो या फिर जुआरी, धोखेबाज, दुष्टों को दंडित किया जाए और इन पर जुर्माना भी लगाया जाए। इसके अतिरिक्त एक और प्रमुख कार्य है राज्य का, वो है परराष्ट्र संबंधों का संचालन, जिसको अपन विदेश नीति कहते हैं, जिसको कि कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत भी कहा। वो है कि राज्य सुरक्षित तभी रहेगा, राज्य की जनता सुरक्षित रहेगी जब आपकी परराष्ट्र नीति सही होगी। और इसलिए बाहरी राज्यों से के आक्रमण से राज्य की रक्षा करना ये राज्य का प्रमुख कार्य है। और इसलिए विवेक और शक्ति दोनों के आधार पर ये परराष्ट्र नीति कायम की जानी चाहिए। शासक को इस संबंध में मंडल सिद्धांत, षाटगुण्य नीति और अनेक प्रकार के निर्देश का पालन करना चाहिए, सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मनु कहता है उस समय, क्योंकि उस समय यज्ञ की परंपरा थी कि राजा को निरंतर अश्वमेध, विश्वजीत या राजसूय ऐसे यज्ञ करवाने चाहिए, जिसके द्वारा जो है वो राज्य और राजा के प्रति प्रजा के मन में सम्मान का व्यवहार कायम रहे। और इसलिए मनु के निर्देशन में राज्य बनाए जाने वाले अनेक कानून वर्तमान कालीन राजशास्त्री विद्यार्थी को समाजवादी प्रतीत होंगे। ये स्पष्ट ऐसा कहना है कि समाजवादी लगते हैं, कल्याणकारी राज्य की तरह ही ये मनु की विचारधारा कई स्थानों पर लगती है। हालांकि कई जगह है मनु के विचारों की, मनुस्मृति में उल्लिखित विचारों की आलोचना भी होती है और कई बार वो आलोचना सही भी प्रतीत होती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो संदर्भ में देखना चाहिए, उस समय का संदर्भ और आज का संदर्भ संभवतः अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम ये विश्लेषण मनुस्मृति में राज्य के कर्तव्यों का, जो राज्य के कार्य का जो उल्लेख किया गया है, वो कितना उचित है या अनुचित है, ये विद्यार्थियों के लिए, विश्लेषकों के लिए, राजनीतिक वैज्ञानिकों के लिए ओपन होना चाहिए। और इस पर बहुत ही खुले दिल से बहस होनी चाहिए, हो भी रही है, जिसमें हम उनकी कमियों को उजागर करें और किस प्रकार उनका प्रभाव उस समय के मत्स्य न्याय से निकलने के लिए, राज्य को सुव्यवस्थित का सुशासन वाली स्थिति में ले जाने के लिए इसका उपयोग हुआ, और कैसे ये जन कल्याणकारी नीति को भी आगे बढ़ाने में सहायक हुई। इसके बाद हम इसके बारे में और भी